एक बात बताओ कि H2O है लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे, और H2O है गैशियस 100 डिग्री सेल्सियस पे। H2O लिक्विड 100 डिग्री पे, H2O गैशियस 100 डिग्री पे। आप बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? लिक्विड, गैस, गैस 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 गैस। जब भी मैं कोई सवाल पूछूंगा ना जिसका मैं चैट में आपसे आंसर मांगूंगा, तो एक बात आप समझ लो कि जो आंसर सबसे ज्यादा आ रहे होंगे वो गलत होगा। ये बात आप मान लो, क्योंकि मैं कोई भी सवाल ऐसे ही नहीं पूछता। तो जितने लोगों ने भी गैस आंसर किया कहीं ना कहीं गड़बड़ है उसमें। ठीक है, अब आप ये समझिए, और इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा सा अभी चर्चा करूं। अगर आप गैस आंसर कर रहे हो तो गलत बात कर रहे हो। क्यों? मैंने कहा किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब कुछ लोगों को जो सेम लग रहा है ना, वो भी मैं बता रहा हूं वो सेम कहां से लग रहा है। उनको सेम कहां से लग रहा है? उनको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kBT होता है। काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT होता है। तो सेम टेम्परेचर पे अगर कोई चीज है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इसलिए जो सेम बोल रहे हैं ना बच्चे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी सेम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो चीज है ना, ये आपने पढ़ा है कहां? ये पढ़ा है आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पहली बात तो सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और मैं बता दूं, जो आप वहां पढ़ते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक एनर्जी, वो एक्चुअली में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और यहां मैंने बोला है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर तीन चीजें आती। आपका एक ट्रांसलेशनल तो आता ही है, साथ ही साथ वाइब्रेशनल भी आता है और रोटेशनल भी आता है। वाइब्रेशनल भी आता है और रोटेशनल भी आता है, तीन चीजें आती हैं। तो अगर आपने ट्रांसलेशनल सोच के आंसर किया है तो ठीक है, गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। बट जब हम तीनों पे बात करेंगे, जब हम नहीं, केटीजी लिक्विड्स पे वैलिड नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। जो भी कह रहा है अगर केटीजी लिक्विड्स पे भी एप्लीकेबल है, गलत है। क्योंकि सुनना मेरी बात को, क्योंकि केटीजी जब हम पढ़ते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स के, उसके डेरिवेशन को समझो, उसके डेप्थ को समझो, हम ये मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो लिक्विड कैसे बन पाएगा? Therefore, kinetic theory of gases is applicable only and only for ideal gases. I think समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम उसमें assumption मानते हैं ना कि उसमें है ही नहीं कोई बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो हो ही नहीं सकता भाई। तो अब सुनना मेरी बात को, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। तो मैं बता दूं आपको कि ठीक है, ट्रांसलेशनल गैशियस में ज्यादा होता है, लेकिन जब सबका सम होता है ना, जब सबका सम करते हैं तब एनर्जी जो आती है सेम आती है, काइनेटिक एनर्जी। यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, हो सकता है अभी आप डिसएग्री करो इस स्टेटमेंट के साथ, लेकिन अभी अगले आने वाले 15-20 मिनट में मैं आपको इस स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन। अगर मैं पूछूं आपसे डेल्टा टी क्या है, आंसर्स दो अपने। डेल्टा टी क्या है? स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? जिन बच्चों ने सुबह क्लास किया है वो अभी फिर से कर रहे हैं, तो उनको तो पता ही होगा, सुबह मैंने पढ़ाया है ये सब। ठीक है, स्टेट फंक्शन। ओके, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अब मेरी बात सुन लो, ठीक है? फिर मैंने कहा ना, मैं अगर कोई क्वेश्चन स्पेशली पूछ रहा
तो जो आंसर सबसे ज्यादा आया है वो गलत है, ये मान लो। तो अगेन यहाँ तो जितने आंसर आए सभी गलत है, एक दो को छोड़कर। डेल्टा टी क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशंस को समझो बेटा, डेफिनेशंस में एकदम क्लैरिटी के साथ चलो बिल्कुल। तो मैं पूछ रहा हूँ डेल्टा टी क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या देखना है कि क्या ये फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, क्या डेल्टा टी फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं सर, ये तो इनिशियल और फाइनल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये तो इनिशियल और फाइनल दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पे भी डिपेंड कर रहा है, फाइनल पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पे कर रहा है। तो स्टेट फंक्शन के डेफिनेशन को अच्छे से सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, तो क्या पाथ फंक्शन होगा? लेकिन सर ये पाथ डिपेंडेंट भी तो नहीं है, डेल्टा टी तो फिक्स क्वांटिटी है सर। नहीं समझ में आ रहा सर, ये पाथ फंक्शन भी नहीं लग रहा है क्योंकि ये तो फिक्स क्वांटिटी जैसा लग रहा है। तो क्या होगा? तो मेरी बात नोट करो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि कोई फंक्शन आपके सामने ऐसा फेंक के कोई दे रहा है तो आप बोलोगे नहीं यार ये या तो स्टेट होगा या तो पाथ होगा, है ना? ऐसी बेवकूफी नहीं करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन अगर है तो वो स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। नहीं, डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, यू शुड हैव क्लैरिटी विथ डेफिनेशंस। तो डेल्टा टी कोई भी डेफिनेशन को 100% जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इट इज नीदर अ स्टेट फंक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी फीलिंग नहीं आएगी कि अरे सर फील हो गया, क्योंकि डेफिनेशन है यार, डेफिनेशन है। नीदर स्टेट फंक्शन नॉर पाथ फंक्शन, कुछ भी नहीं है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जब भी मैं किसी स्टेट फंक्शन के चेंज की बात करूं, जैसे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर टेम्परेचर तो फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा ना यार, कि हाँ यार टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो आपको टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? 30 डिग्री पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो 30 डिग्री तो वो फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं तो वो इनिशियल फाइनल दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन डेल्टा टी में चेंज क्या मतलब हुआ? इसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो फिक्स ही है हमेशा। डेल्टा टी में क्या चेंज होगा, चेंज में क्या चेंज होगा? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ आना चाहिए, क्योंकि ये ना तो स्टेट फंक्शन है ना तो पाथ फंक्शन है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, मैटर भी वो है, क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड भी है, लिड लगा हुआ है, कोई मैटर का लॉस नहीं हो रहा है, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। क्लोज्ड है, मैटर नहीं जा सकता बाहर, और मैं कह रहा हूं कि एडियाबैटिक बाउंड्री है। ठीक है, तो जितने लोगों का देखो फिर से जो आंसर आया, नो आ रहा है ना? यस, ठीक है। फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बाउंड्री जो है, बाउंड्री सिर्फ एडियाबैटिक होगा तो चलेगा क्या? क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि खोल दिया लिड को तो बाहर चला जाएगा, सब फालतू सवाल नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो अब बात को समझो कि आइसोलेटेड के लिए एडियाबैटिक के साथ साथ ना रिजिड भी होना पड़ेगा बाउंड्री को। क्योंकि बेटा मैंने बताया आपको, बेटा ये हीट एनर्जी नहीं बोलना है, ठीक है? या तो हीट बोलो या तो एनर्जी बोलो, हीट एनर्जी कुछ नहीं होता, ये पहली क्लास में बता दिया हूँ, हीट एनर्जी कुछ नहीं होता, ठीक है? बोलोगे सही तभी सही समझोगे और उसके बाद ही क्वेश्चंस को सही से पढ़ पाओगे। हीट एनर्जी साथ में नहीं बोलना। अच्छा, तो एडियाबैटिक, अगर एडियाबैटिक है तो मैंने कहा कि हीट जो है वो अंदर नहीं जा सकती, हीट नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन एनर्जी का जो फ्लो है वो हीट के फॉर्म में भी हो सकता है और वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है। तो हीट को तो हमने रोक लिया, लेकिन अब मान लो सिस्टम ने पीवी वर्क कर दिया, तो पीवी वर्क करेगा तो वर्क हो गया ना यार, वर्क हो गया तो एनर्जी का ट्रांसफर हो गया बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हीट के साथ साथ अपने को रिजिड भी बोलना पड़ेगा। रिजिड बोल के हम ये बोल रहे हैं कि हाँ उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, अब वो वर्क नहीं कर सकता। वर्क मतलब पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क जबरदस्ती नहीं घुसाना है कहीं भी, उसका मतलब ही नहीं पता है अभी आपको, और जबरदस्ती कहीं भी नॉन पीवी वर्क नहीं घुसाना है। तो वर्क जो है वो भी नहीं हो सकता। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि आइसोलेटेड सिस्टम कब होगा? जब बाउंड्री एडियाबैटिक भी होगी और रिजिड भी होगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो निकल के आ सकता